बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने लास्ट सेशन में सेक्शन नंबर 8 शुरू किया था और सब सेक्शन 1 में हमने क्लॉज ए मुकम्मल कर लिया था, जिसमें हमने 2 केस लॉज पढ़े थे और हमने यूजेज को टैक्सेबल पर्पस और नॉन टैक्सेबल पर्पस के लिए पढ़ा था। और हमने उसके बाद गूगल नोटबुक एलएम पे जो एक छोटी सी एफर्ट की थी वो आपसे हमने शेयर कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने एक फ्रेमवर्क आपको दे दिया था। आप कोई भी सवाल करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, आज हम आते हैं क्लॉज बी पर। Any other goods or services which the federal government may by notification in the official gazette specify। यानी अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एक एसआरओ के जरिए कह सकती है कि आपको आपने जो इनपुट टैक्स इसके खरीदने पर दिया है वो आपके लिए इनएडमिसिबल है। तो जब आप इस क्लॉज के अंदर तलाश में जाएंगे एसआरओ की, अब मैंने आपको ढूंढना बताया हुआ है, अगर आपके सामने सिर्फ ये है तो ये यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस नोटिफिकेशन using the software we have already shared with you। I have already given access to some of the students as well। तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब इसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 490 है, जिसमें कुछ तब्दीलियां आती रही हैं, जो यहाँ कंपाइल्ड है, आपको शेयर करा दिया गया है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में को हम पढ़ते हैं। SRO 490 इन एक्साइज ऑफ द पावर कन्फर्ड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, यानी इस क्लॉज का हवाला दिया जा रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट की पावर है। एंड इन सप्रेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर SRO 578, यानी पहले 578 से ये चीज कंट्रोल हो रही थी, इसको खत्म करने के बाद इस SRO से रिप्लेस कर दिया गया। डेटेड फला, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग गुड्स एक्वायर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज देन अ स्टॉक इन ट्रेड। कह रहे हैं कि जो नीचे वाली गुड्स हैं, अभी आप आगे देख लेंगे, बल्कि आप पहले पूरी लाइन देख लो। एक्वायर्ड अदरवाइज देन अ स्टॉक इन ट्रेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू बी द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट शैल नॉट बी क्लेम। इसका मतलब ये है, अगर आपने नीचे दी गई जो चीजें हैं इनको खरीदा, तो आपने जो इस पे इनपुट पे किया होगा अपनी परचेज इनवाइस में, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, यानी आप अपनी आउटपुट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया है कि भाई अगर आपने इसको इन्वेंट्री के तौर पे खरीदा है, यानी इसलिए खरीदा है कि आप उसको अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में बुक करते हैं और उसको सेल करते हैं, इट मींस यू हैव परचेज्ड द बिलो आइटम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फॉर एग्जांपल यू मे बी ए होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अपने यूज के लिए आपने ले लिया तो आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसमें हम अब आइटम्स को पढ़ लेते हैं। क्लॉज ए में है, व्हीकल फॉलिंग इन चैप्टर 87 ऑफ द फर्स्ट कैजुअल टू द कस्टम एक्ट 1969। कह रहे हैं वो गाड़ियां जो इस चैप्टर में आती हैं फर्स्ट कैजुअल कस्टम एक्ट के। अच्छा, इसमें कौन सी गाड़ियां आती हैं? ये जो क्लॉज ए है ना, ये इस एसआरओ में भी है और इस सेक्शन में भी अलग से यही क्लॉज रिप्रोड्यूस हुआ है। आइए मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूं, वहां हमने इसको थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। ये देखिए, आप आएंगे सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर आई पे आएंगे तो वही बात यहां भी लिखी हुई है। यहां से यहां तक अब मैं बात नहीं पढ़ रहा, रिपीटेशन हो जाएगी। अच्छा, और आगे इसमें और इजाफा किया है। चलें, व्हीकल फॉलिंग इन चैप्टर 87 डैश डैश डैश, आगे पार्ट ऑफ सच व्हीकल। अच्छा, इन गाड़ियों के पार्ट्स भी, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल और गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये वो होता है जिससे आप बिलिंग कर रहे होते हैं, अपनी शॉप पे रखा होता है, उसको हटा दिया। इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस अप्लायंसेस जाहिर सी बात है हर घर में होती हैं, ऑफिस में होती हैं। फर्नीचर, फिक्सचर आप जो है ना हैबिट से जाके आप खरीद लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स आप खरीद लेते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो इनको अलग से आई के अंदर मैं बता रहा था, व्हीकल को भी डाला है, वहां नोटिफिकेशन में भी डाला है, तो मैं आपको कनेक्ट कराना चाह रहा था। ये रिपीटिशन है, नोटिफिकेशन में भी डाला हुआ है, यहाँ भी डाला हुआ है, लेकिन आई में कुछ और चीजें भी कवर कर दी, ये भी साथ ही आप लोग कवर कर लें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एंड गैस अप्लायंसेस भी डाल दी, फर्नीचर फिक्सचर भी डाल दी, यानी फिक्स एसेट्स की बहुत सारी चीजें यहाँ इन्होंने डाल दी हैं। अच्छा, बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल पर्पस, ये तो आपको पहले ही हमने बता दिया, शुरू में ही लिखा हुआ था जब हमने ये पढ़ा
यहाँ पे देखें, ये बात तो पहले यहाँ लिखी हुई थी नोटिफिकेशन में कि अगर आप इन्वेंट्री के तौर पे खरीद रहे हैं तो फिर इनएडमिसिबल नहीं होगा। वो तो दायरे आप आउटपुट पे कर रहे होंगे और इनपुट से आप एडजस्ट कर रहे होंगे, तो वही बात यहाँ पर दोबारा लिख दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सारे आइटम खरीदेंगे, इस पे इनपुट टैक्स पे करेंगे, आपको इनपुट अलाउ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब इस चैप्टर को जब आप एनालाइज करेंगे तो इसमें 3-4 तरह की गाड़ियां नहीं आती। इसका मतलब मीनिंग देयर बाय यू कैन क्लेम इनपुट। उसमें क्या क्या है? फॉकलिफ्ट लिफ्टर है, आपने देखा होगा, सामान को उठाने के लिए एक छोटी सी क्रेन नुमा मशीन होती है। इसके अलावा डंपर्स हैं, क्रेन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं। ये चैप्टर नंबर 87 में कवर्ड नहीं है। तो अगर आपने ये खरीदे हैं फॉर बिजनेस यूज, फॉर डूइंग टैक्सेबल एक्टिविटी, यू कैन क्लेम इनपुट टैक्स ऑन दीज परचेजेस। अदरवाइज इन तमाम फिक्स एसेट्स पर जो आपको क्लॉज आई में नजर आ रहे हैं, आपको किसी किस्म का इनपुट सेल्स टैक्स नहीं मिलेगा, ये इनएडमिसिबल होगा। आइए अब हम दोबारा नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड आइटम है फूड, बेवरेजेस, गारमेंट्स, फैब्रिक्स, कंजम्पशन एटसेट्रा एंड कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट। अच्छा, यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि भाई मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक ईद मिलन पार्टी कर ली, एक अच्छे कैटरर से आपने जो है ना उसमें ऑर्डर किया, 10 लाख रुपए का बिल बना, 15% का आपको उसने एसआरबी का सेल्स टैक्स लगा के दे दिया, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई ये अलाउ नहीं है। किसी भी किस्म के एंटरटेनमेंट, आपने आपका दिल किया कि स्टाफ एक खास किस्म के कपड़े पहना करेंगे, आपने गारमेंट्स ऑर्डर कर दी, उस पर आपको सेल्स टैक्स 18% लग कर आ गया। उन्होंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल। आप अगर खाना खिलाएं, खाना खाएं, एंटरटेनमेंट करें, आप फैब्रिक्स खरीदें, गारमेंट्स खरीदें, मसलन स्टाफ कैंटीन, अच्छा ये मैं अभी स्टोरी बताता हूँ आपको, तो इसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे चलें कर लेता हूँ। अब ये सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। आपको सिंपल, मैंने तो गूगल नोटबुक एलएम पे आपको सॉफ्टवेयर छोटा सा बना दिया, आप ये सवाल उसमें डालें, आपको जवाब मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपने एक कैंटीन बनाई हुई है और वहां पर एक कैटरिंग वाले से मुआहदा किया हुआ है कि भाई तुम आया करोगे, खाना लाया करोगे, मेरे सारे वर्कर्स को दिया करोगे, और 1000 वर्कर है, और ये दिस इज वेरी कॉमन इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, आप वहां जाएं तो दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो फैक्ट्री वाले ये आपसे सवाल करेंगे, कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट हैं, यू बीइंग अ कंसल्टेंट आप उनको आंसर करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि हाय टैक्स कंसल्टेंट, मुझे ये बताओ 1000 वर्कर्स का डेली का खाना मेरा 10 लाख रुपए का आता है और 10 लाख रुपए का 15% में एसआरबी पे करता हूँ। अब ये मुझे बताओ 10 लाख का 15% एसआरबी 1.5 लाख हो गया और पूरे साल के ऊपर मैं वर्किंग करूं तो 18 लाख रुपए का मैंने सेल्स टैक्स दे दिया। बताओ ये मेरे लिए इनएडमिसिबल है या नहीं है? सो मैं आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको इसका आंसर वर्कआउट करना है। मेरे लास्ट लेक्चर में जाएं, गूगल नोटबुक एलएम खोलें, उसमें जाकर तलाश करें, मुझे बताएं फैक्ट्री है, टैक्सेबल एक्टिविटी हो रही है, मजदूरों के लिए खाना खिलाया जा रहा है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इसका जवाब। आप सिंपल लिख दीजिएगा, लिखिएगा स्टाफ कैंटीन इनएडमिसिबल, स्टाफ कैंटीन एडमिसिबल, तो मैं वहां आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्टाफ यूनिफॉर्म। स्टाफ यूनिफॉर्म के ऊपर भी जो भी इनपुट टैक्स दिया जा रहा होगा वो भी इनएडमिसिबल होगा। फिर आ जाइए गिफ्ट एंड गिव अवेज। आप देखते हैं हर साल डायरीज एंड कैलेंडर्स हर इदारा तकसीम कर रहा होता है, और जो प्रिंट और जो ये स्टेशनरी आइटम्स हैं ये 18% पे टैक्सेबिलिटी होती है, इनकी सेल्स टैक्स है। अब आपके पास पूरे साल का आपने बजट बनाया कि भाई मैं जो है ना 10 मिलियन की ये मार्केटिंग करूंगा, जाहिर है सीईओ के पास, ईडीज के पास, मैनेजर्स के पास, डिफरेंट लोगों के पास मेरे कप्स पड़े में, डायरीज, कैलेंडर्स पड़े में, तो उनको मेरा नाम याद आएगा। ठीक है, इस तरह मेरी तो मुफ्त में एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, वो लोग मुझे याद रखेंगे। की चेन्स दिए जाते हैं, पर्सेस दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं भाई ये जितने भी आप गिफ्ट अवेज दे रहे हैं, इस पे जो भी आपका इनपुट आ रहा है, आपको इसका, आपको आपकी मार्केटिंग हो रही है, आप हमसे इनपुट क्यों ले रहे हैं? तो आपको इसका भी इनपुट अलाउ नहीं होगा। ओके जी। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री हैं, आपने छोटी सी कॉलोनी बना दी है, वहां पर गैस और बिजली का बिल आ रहा है, उसमें सेल्स टैक्स आ रहा है, कह रहे हैं नहीं भाई हम आपको वो अलाउ नहीं करेंगे, वो भी इनएडमिसिबल है। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल इंक्लूडिंग सीमेंट, ब्रिक, पेंट्स, वार्निश, डिस्टम्बर। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये तकरीबन सारे वही मटेरियल्स हैं जो दीवार को बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसको रंग रोगन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जितना भी आपको इनपुट टैक्स लग के आ रहा होगा वो भी डिसअलाउड है। उसके बाद अगला आइटम है, अच्छा ये वाला आइटम मैंने कनेक्ट जान के नहीं कराया, अदरवाइज ये भी रिपीटिशन है, ये आगे इस मेन सेक्शन में भी कवर है, वहां हम दोबारा देख लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक एंड गैस अप्लायंसेस ऑलरेडी हम नीचे पढ़ चुके हैं, देखें यहाँ पे भी कवर है नीचे, हालांकि क्लॉज आई में हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। और ये वाला भी हम नीचे पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट, मशीन्स,
एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर, आप जाते हैं जहां पर वो पंच करता है, बिल करता है, उसके अलावा फर्नीचर फिक्सचर, एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे, ठीक है, मशीन खरीदी, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर पे मिलेगा, ठीक है, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर पे, फर्नीचर पे, फर्निशिंग पे नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। सपोज कर लें, अब इसको इसकी मिसाल आप समझें कैसे है, डायरेक्टली टैक्सेबल एक्टिविटी में चीज कैसे यूज हो रही होगी। सपोज कर लें, मेरा एग्जांपल आप ये बनाइए, आप क्या कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल है मशीन्स ऑन प्रोडक्शन लाइन। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्शन लाइन बेचने वाली कंपनी है। अब उस प्रोडक्शन लाइन के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉनिक, ये देखें, आपने एक मशीन खरीदी है। मशीन तो आपके लिए इनएडमिसिबल है, मशीन का इनपुट तो, लेकिन आपने ये मशीन खरीदी है ताकि आप इससे एक पूरी प्रोडक्शन लाइन बनाएं और उसको बेच दें। तो आप तो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी आपने चीज को खरीदा, इन हाउस कंज्यूम किया, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाया, बेचा, तो इसका इनपुट आपको मिलेगा, इसका इनपुट डिसअलाउ नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, आपने एक कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी ने आपको बुलाया, उसने कहा जी हमने ये ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है, हमें कोई ऐसा इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारी प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। तो आपने जितने कंप्यूटर इक्विपमेंट एसेसरीज खरीदी हैं जिससे आपने एक प्रोडक्ट बनाकर आगे कंपनी को बेचा है, तो यहाँ पर जो इनपुट आपको मिला है वो आपका एडजस्टेबल है, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल फाइनल सप्लाई है वो भी टैक्सेबल है। वहां आप आउटपुट चार्ज करेंगे तो आप इसका इनपुट कंज्यूम कर लेंगे। ऑल दो ये भी मशीनरी है, ऑल दो यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, कोई फर्नीचर फिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन इस सब का आपको इनपुट मिलेगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, अपने क्लाइंट की एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं जो सिमुलेटर्स बनाते हैं, वो ड्राइविंग सिमुलेटर्स बनाते हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर्स बनाते हैं, एटसेट्रा। अब वो क्या करते हैं, वो अपने सिमुलेटर को बनाकर बेचते हैं, लेकिन सिमुलेटर बनाने के लिए उसमें कारपेंटर भी काम करता है, उसमें कंप्यूटर्स भी लगते हैं, उसमें मशीनरी भी लगती है, उसमें लीवर्स भी लगते हैं, उसमें डैशबोर्ड भी उसका बनता है। तो जितने सारी चीजें खरीद रहे हैं, उसमें फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, फिटिंग्स हैं, इन सब को खरीदने में जो इनपुट लगता है ना, वो सब उनके लिए एडमिसिबल होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सिमुलेटर है 18% में टैक्स होता है, फाइनल सप्लाई जो 18% आउटपुट पे पे होता है, तो ये इनपुट मिल जाता है, तो इसको यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है इस वजह से। अदरवाइज वैसे आप खरीद लेते हैं और उसको यूटिलाइज कर देते हैं आइटम को, तो आपको इनपुट इसका डिसअलाउ किया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल गैस अप्लायंसेज, एसी है, हीटर है, ओवन है, मोटर है, जनरेटर है, पाइप्स है, फिटिंग्स हैं, इन सब का भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर यहाँ अगेन एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। अब अगेन यही बात है, आपने एक पाइप लिया, उसके ऊपर सेल्स टैक्स दे दिया, लेकिन अब आप उस पाइप से कोई ऐसी टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं जहां आप आगे आउटपुट चार्ज कर रहे होंगे, तो आपको इस पाइप का इनपुट मिल जाएगा। चलें, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पे चिलर लगाना है। अब उस चिलर लगाने के लिए आपको बहुत सारी फिटिंग्स और पाइप्स और वायर्स चाहिए, तो तमाम चीजों का इनपुट आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो फाइनल सप्लाई है वो टैक्सेबल है। वहां आप आउटपुट चार्ज करेंगे और इनका इनपुट आप माइनस कर लेंगे। इसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे जो ये जो क्लॉज एच है, वायर, केबल, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग्स, ये भी, इनका भी डिसअलाउ है। अगर आप अपने ऑफिस में यूज कर लें, मिसाल के तौर पर कोई रिपेयरिंग का वर्क था, आपके 10 बंडल वायर के लग गए, तो ये डिसअलाउड है, ठीक है। लेकिन वही वायरिंग अगर आप पंखे के अंदर लगाते हैं और पंखे को बेचते हैं और सेल्स टैक्स अदा करते हैं, तो वहां आपको इनपुट अलाउ होगा, ठीक है। इसी तरह से इसी पैटर्न पे क्रॉकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, एक्सक्लूडिंग दोज डायरेक्टली यूज्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर एक होटल है, आप इस्लामाबाद में हैं, एक होटल रन कर रहे हैं, अगर आप वहां ये सारी चीजें खरीदते हैं और इनपुट देते हैं, तो आपका ये इनपुट वैलिड है, क्योंकि आप जो खाना बेच रहे हैं वहां 16% के हिसाब से एफबीआर का सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, आउटपुट में से आप इनपुट माइनस कर सकते हैं, तो वहां आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद में आपने ऑफिस में है और आपने सारी चीजें मंगाई और इन ऑफिस में यूज के लिए, कैंटीन के यूज के लिए आपने रखी है, तो वहां आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात इस एसआरओ में की गई थी। स्टॉक एंड ट्रेड को हम डिस्कस कर भी चुके हैं और हम एक दफा देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, द टर्म स्टॉक एंड ट्रेड शेल मींस गुड्स परचेज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सेल एज सच और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग। वो कह रहे हैं स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब ये, जहां पर हम आपको इनपुट अलाउ करते हैं और आपके आउटपुट से एडजस्ट करने के लिए देते हैं, इसका मतलब है आपने चीज ली और बेच दी, या उस चीज को लिया, फर्दर प्रोसेस करके बेच दिया, तो हम इसको स्टॉक एंड ट्रेड कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है और हम फिर अब बढ़ते हैं। ये बहुत अहम बातें हमारी, अल्लाह का शुक्र यहाँ हुई, और इसको बहुत समझिएगा। ये जो एक्सक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला एक्सक्लूडिंग वाला, इसको
इसको हमने हर हर पॉइंट में क्लियर कर दिया आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर। अच्छा, यहाँ हमने स्टाफ कैंटीन का बताया था, अब आप जवाब कमेंट में दे दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। स्टाफ कैंटीन का भी मैं बता दूं, स्टाफ कैंटीन का आपको जो है ना इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप भले बोले कि भाई ये तो टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेबर को मैं खाना खिला रहा हूँ, एफबीआर ये कहता है, मैंने आपको सारी जजमेंट शेयर कर दी है, वहां पर कोर्ट ये कहता है, जजमेंट्स ये कहती हैं, एफबीआर का ऑफिसर, एफबीआर ये कहते हैं, वो कहते हैं भाई हम, हमारी प्रूडेंस ये है कि हम उस इनपुट को अलाउ करेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन, जिसका डायरेक्ट एट्रीब्यूशन, जिसका डायरेक्ट लिंक, जिसका डायरेक्ट नेक्सस आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी से हो। तो आप मजदूरों को खाना दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आप मतलब क्या हो रहा है, आप तो ये सोच रहे हैं कि मैं खाना खिला रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, खाना नहीं खिलाएंगे फिर भी वो ये काम करेंगे, वो खुद भी खाना खा सकते हैं, आप उनकी तनख्वाह बढ़ा दें, इसका कोई आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी से डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, ठीक है ना। तो आप खाना दें या नहीं दें, एक दूसरी फैक्ट्री वाला खाना नहीं दे रहा तो क्या हुआ, काम तो उसका भी चल रहा है, तो इसलिए एफबीआर कह रहे हैं भाई हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन यहाँ तक मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारे पास एक केस लॉ है, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको पढ़ाना है मुझे या नहीं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। डज द फेडरल गवर्नमेंट हैव द लीगल अथॉरिटी टू डिसअलाउ इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ऑन पैकिंग मटेरियल। अच्छा, अब इसके चले ये हम बात करते हैं। असल में होता ये है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं इस पे इनपुट तो दिया जाता है, लोग जो है ना कि वहां चले गए, कोर्ट्स में चले गए, सर हमारा जेन्युइन इनपुट है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है कि भाई हमारे जेन्युइन इनपुट को कैसे डिसअलाउ कर सकती है एफबीआर, ठीक है। अब इसकी मिसाल देखें, इसमें एक केस लॉ समझे। असल में ये हुआ ये, अच्छा आज की तारीख में जो पैकिंग मटेरियल ना, पैकिंग मटेरियल पे 18% आप टैक्स देते हैं और ये इनपुट आपको मिलता है, अपने आउटपुट से आप एडजस्ट कर सकते हैं टुडे, एज ऑन टुडे। लेकिन हुआ ये था कि कुछ अरसे के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने पैकिंग मटेरियल के इनपुट को भी डिसअलाउ कर दिया था। जब डिसअलाउ कर दिया तो लोग कोर्ट में चले गए, मैसर्स रजबी इंडस्ट्रीज कराची एंड अदर्स। अच्छा, बहुत सारे लोग गए विद फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हमें मिलना चाहिए, हमारा जेन्युइन इनपुट है ये, हमारी इसका तो नेक्सस भी है टैक्सेबल एक्टिविटी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक ऐसा क्लॉज है जो के जिसके पास ओवर राइडिंग पावर्स है, ठीक है, और सेक्शन नंबर 8 के पास ओवर राइडिंग पावर्स है। वो ये देखें सेक्शन नंबर 8 ये रहा, देखें शुरू होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई लॉ है, फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, वो लॉ बना सकती है, किसी इनपुट को अलाउ कर सकती है, डिसअलाउ कर सकती है, सही है। तो गवर्नमेंट द ओवर राइडिंग पावर टू डिसाइड द इंटाइटलमेंट और डिस इंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स थ्रू नोटिफिकेशन। भाई लॉ में एक बात लिखी है, फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो चाहे पैकिंग मटेरियल का इनपुट दें या नहीं दें। आप बोलते रहे कि नेक्सस बनता है, लेकिन लॉ ने इजाजत दी है। अब आप लॉ पे भले बहस करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ये कानून सही है, उसने पैकिंग मटेरियल का मना किया तो मना किया। इसमें असल में एक ट्विस्ट ये भी था कि पैकिंग मटेरियल का जो इन्होंने मना किया था ना, ये आगे जाके इसका मना करना खत्म भी कर दिया था अपने एसआरओ से। कोर्ट रूल्ड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल इम्पोज्ड वाया एसआरओ 491 वाज इंट्रावायरस एंड विद इन द लॉफुल डोमेन ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की जो पावर थी, ये जो उसने पावर एक्सरसाइज की है और रिस्ट्रिक्ट किया है पैकिंग मटेरियल के ऊपर इनपुट को, ये बिल्कुल ठीक है, ये इंट्रावायरीज है। मतलब ये कि इसने जो अपनी लीगल पावर है, जो इसकी बाउंड्री है लॉ बनाने की, इसकी जो वैलिडिटी है वो कहीं क्रॉस नहीं की है, ये अल्ट्रावायरीज नहीं है, इन्होंने पावर से बियॉन्ड एक्ट नहीं किया है, इन्होंने ठीक काम किया है। और आगे उन्होंने ये कहा फर्दर मोर कोर्ट रिजेक्टेड द पिटिशनर आर्गुमेंट दैट सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने खुद ही पहले इसको रिस्ट्रिक्ट किया और एसआरओ 777 से इसको दोबारा कहा कि भाई ठीक है अब हम अलाउ कर रहे हैं आपको। तो पिटिशनर ने कहा कि इसको शुड हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, उन्होंने कहा भाई इसको पीछे से लगना चाहिए। जब एक चीज आपने खुद मना की और खुद हटा दी, इसका मतलब है आपको गलती का एहसास हो गया। पैकिंग मटेरियल तो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट है, इसका डायरेक्ट नेक्सस है, लिंक है, तो इनको गलती का एहसास हुआ। तो जिस दौरान में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उस दौरान में भी इसको हमें अवेलेबल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ये नहीं, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा ये। इट अफर्म दैट टैक्सिंग स्ट्रक्चर मस्ट स्ट्रिक्टली construed and operate prospectively unless retroactive operation is clearly intended by the lawmaker। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर लॉ मेकर खुद ये लिख देता कि हमने इस चीज को विड्रॉ कर दिया है और इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, फिर हम आपकी बात मानते हैं। अदरवाइज अगर लॉ मेकर इस चीज को क्लियरली नहीं लिखता है
तो हमेशा उस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी, आगे के ज़माने के लिए होगी, पीछे के ज़माने पे ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करेगी। सिंपली बिकॉज़ ए प्रोविजन हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट डज़ नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट रेट्रोस्पेक्टिव। वो कह रहे हैं अगर इसमें टैक्स पेयर का फायदा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको हम रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ कर दें। कॉन्सिक्वेंटली द कोर्ट फाउंड नो इरेगुलरिटी in the denial of input tax for a period the restriction was infield and dismissed the petition। कोर्ट ने कहा कि भाई जिस पीरियड में आपका इनपुट डिसअलाउ किया था, सेक्शन 8 की पावर को फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज करते हुए वो ठीक किया था, ना आपको रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ होंगी, आगे प्रोस्पेक्टिवली आपको इनपुट अलाउ होगा, और इसमें कोई मसला नहीं है, ये इंट्रा वायरीज है, कोई इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं किया है, ये बिल्कुल ठीक है और हम आपकी जो पिटिशन है वो डिसमिस करते हैं। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अच्छा, आगे हम चलते हैं क्लॉज नंबर सी की तरफ। क्लॉज नंबर सी, दी गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3। ये हमने अभी जो सेक्शन 3 की हमने लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको, वहां हमने पढ़ाया है सब सेक्शन 5 में एक्स्ट्रा टैक्स है। एक्स्ट्रा टैक्स कहाँ लगता है? अगर आप इनएक्टिव हैं या अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आपको, तो उसमें क्या होता है 5% आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, दो ही प्रोडक्ट्स पे लगता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पे और एक गैस पे। जाहिर सी बात है ये तो लगता ही अनरजिस्टर्ड को है या इनएक्टिव को है, तो उनको तो इनपुट मिलेगा ही नहीं इसका। एक्स्ट्रा टैक्स जो आप पे करते हैं वो इनपुट नहीं मिलता, यानी वो आउटपुट से एडजस्ट नहीं होता, वो वहां भी हमने आपको बताया था एक अलग लाइन आइटम के तौर पे ये पेमेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, क्लॉज सी हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है बस यहाँ तक काफी है आज के लिए, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्लॉज सी ए से पढ़ेंगे। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, आपको टैक्स में अपना कैरियर बनाना है और आपको टैक्स काउंसलिंग चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरा कोई भी कोर्स बाय कर लें। मेरे कोर्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5,000 है। आप कोई भी कोर्स बाय करें, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप मुझसे मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं और मेरा प्रीमियम मटेरियल हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।